नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एनडीटीवी को बड़ा झटका। जी हां, एनडीटीवी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने की बात अब इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी मानी। आईटीएटी ने एनडीटीवी पर जानबूझकर अपनी विदेशी कंपनियों की वित्तीय जानकारी छिपाने और शेयर होल्डर्स के साथ ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी गुमराह करने की बात कही है। सवाल है, एनडीटीवी ने जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने वाकई वित्तीय जानकारी नहीं छिपाई? क्या यूपीए सरकार के दौरान कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की इस मामले में भूमिका की जांच होगी? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें होंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसने पर एनडीटीवी के मालिक प्रणॉय रॉय ने आरोप लगाया था कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रणॉय रॉय के आरोपों का जवाब दिया है। आईटीएटी के मुताबिक प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने जानबूझकर फर्जी विदेशी कंपनियों के वित्तीय लेन देन की जानकारी छुपाई थी। आईटीएटी ने कहा कि रॉय ने जानबूझकर इन विदेशी फर्जी कंपनियों के ऑडिट, नफा नुकसान, बैलेंस शीट और सालाना रिपोर्ट को एनडीटीवी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ अटैच नहीं किया था। आईटीएटी ने अपने आदेश में बताया कि प्रणॉय रॉय ने अपने शेयर होल्डर्स और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी को गुमराह किया है। रॉय ने 8 मई 2009 को विदेशी कंपनियों के वित्तीय लेन देन को दिखाने में छूट के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय में अर्जी दी थी, लेकिन प्रणॉय रॉय ने 30 अप्रैल 2009 को ही ये दावा किया था कि कॉर्पोरेट मंत्रालय ने एनडीटीवी को ये छूट दे दी है। यानी प्रणॉय रॉय ने न सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स बल्कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने भी झूठ बोला। प्रणॉय को अर्जी देने से पहले ही इस बात का भरोसा था कि कॉर्पोरेट मंत्रालय उन्हें इजाजत दे देगा, इसलिए मंजूरी मिलने से पहले ही उन्होंने झूठा दावा तक कर दिया। आईटीएटी ने अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों को देखते हुए हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर ये जानकारी छुपाई। उनकी विदेशी कंपनियों और उनके वित्तीय लेन देन की जानकारी देने की मंशा थी ही नहीं। वो इनकम टैक्स समेत रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्टॉक होल्डर्स को ये बताना ही नहीं चाहते थे। आईटीएटी के मुताबिक एनडीटीवी ने 642.54 करोड़ के काले धन को विदेशी कंपनियों के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर सफेद किया था। ट्रिब्यूनल के आदेश में ऑडिट कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने पाया है कि ऑडिट कंपनी ने प्रणॉय रॉय के काले धन को सफेद करने में मदद की थी। जांच में पता चला कि साल 2007-2008 से 2009-10 तक एनडीटीवी ने 1100 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद किया था। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल एनडीटीवी को 2008-2009 में करीब 900 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दे चुका है। आईटीएटी ने एनडीटीवी को 1150 करोड़ रुपए की पेनल्टी चुकाने का आदेश दिया था। तो मामला वाकई बहुत गंभीर है। इसमें झूठ, फरेब, गुमराह करने के आरोप हैं और बड़ा सवाल यही है कि एनडीटीवी ये कहता रहा है कि जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश है, लेकिन अब आईटीएटी यानी इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने भी उस बात की तस्दीक कर दी है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कहता रहा है। संजय श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, इनकम टैक्स कमिश्नर, और के शर्मा जी हैं, लीडर बीजेपी स्टूडियो में, और साथ ही आलोक शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत संजय जी आपसे ही करेंगे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आरोप लगाता रहा है एनडीटीवी पर, आईटीएटी ने भी उसकी तस्दीक कर दी है और अपने ऑर्डर में साफ कह दिया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है वो सही है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि आईटीएटी का मतलब क्या है और उसके फैसले का क्या मतलब निकाला जाएगा। देखिए, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल या आयकर अपील प्राधिकरण ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में बना हुआ है। ये कोर्ट की तरह काम करता है और आयकर विभाग के अधिकारी, खास करके जो कमिश्नर अपील होते हैं, जो नीचे के अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन के फैसला देते हैं, उसकी अपीलें यहाँ जाती हैं। तो आईटीएटी एक अपील करने का कि अगर आयकर विभाग का फैसला किसी को गलत लगता है तो वो आईटीएटी में जाकर के उसकी अपील कर सकता है और आईटीएटी फिर दोनों पक्षों को सुन करके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुन करके और वो टैक्स पेयर को सुन करके अपना फैसला देता है, जो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है जी। आईटीएटी भारत सरकार के हिसाब से अंडर में काम नहीं करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में काम नहीं करती। ये कोर्ट है, जुडिशियल डिसिप्लिन में काम करती है। तो जैसे कोर्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है, हमारा ट्रिब्यूनल भी अपने हिसाब से काम करता है।
ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो कहा जाता रहा है एनडीटीवी की तरफ से कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश है और सरकार इंटरफेयर करती है, IT-80 के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, जानबूझ के किसको फंसाया जाएगा? अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है तो आपको जानबूझ के भी कोई कैसे फंसा लेगा? ये मुद्दों पे बात कर लें, फंसाया गया नहीं फंसाया गया, उसी से लोगों को समझ में आएगा बेवकूफ यहाँ कौन है। वो बेवकूफ खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो IT-80 में जो हुआ है वो मुद्दों पे हुआ है, सबूतों के आधार पे हुआ है जी। सबूत हमने आयकर विभाग ने खोज के दिए तो IT-80 ने फैसला लिया। सर, हम चाहेंगे थोड़ा सा इस ऑर्डर के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि इस ऑर्डर में क्या है। देखिए, ऑर्डर तो जो आयकर विभाग का जो ऑर्डर था 22 फरवरी 2014 का, और उसके पहले 31 दिसंबर 2013 का फैसला था, और दोनों डेट पे जरा आप गौर कर लेंगे, 31 दिसंबर 2013 और 22 फरवरी 2014, तो उस समय दूसरी सरकार थी, आज दूसरी सरकार है। तो पॉलिटिकल वेंडेटा का बात यहीं पे खत्म हो जाता है कि पिछली सरकार में भी ये काम हो रहा था, और जो फैसला आज कंफर्म हुआ है वो पिछली सरकार के समय हुआ था, इस सरकार के समय नहीं हुआ था। तो जो इनका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, जो 3 कमिश्नर्स इनकम टैक्स के उसमें बैठते हैं जी, और वो भी जुडिशियल डिसिप्लिन में ही फैसला लेते हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि न केवल इन्होंने 642 करोड़ रुपए की हवाला करके उस पर टैक्स इवेजन किया था, और वो पैसा नीदरलैंड्स और बरमुडा आइलैंड से लाया गया था, जिसको ये शेयर कैपिटल कह रहे थे, जबकि वो क्राइम का पैसा था। तो उसको उन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने 264 करोड़ रुपए का और इन्हांसमेंट किया, मतलब बढ़ा दिया। तो उसके खिलाफ ये मार्च 2014 में इन्होंने IT-80 में अपील फाइल किया था। मार्च 2014 पे भी गौर करने की जरूरत है, और वो चलता रहा। चूंकि कोर्ट का मुकदमा है तो दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं, और वो जाकर के अभी 14 जुलाई को IT-80 ने फैसला दिया, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग के सारे सबूतों को माना और ये कहा कि इन्होंने NDTV और प्रणव रॉय ने झूठ बोला, धोखाधड़ी किया, फरेब किया, फर्जीवाड़ा किया, हवाला करके इन्होंने न केवल ब्लैक मनी को लॉन्डर किया बल्कि टैक्स इवेजन किया, और उसके लिए आगे भी इन्होंने फ्रॉड का सहारा लिया। और उसमें उन्होंने ये कहा कि चूंकि इनकी झूठ क्लियर पकड़ी गई, जो अभी आपके चैनल पे खुद ही जी न्यूज में जी बिजनेस बता रहा है कि इन्होंने, प्रणव रॉय ने फाइनल अकाउंट्स में, कंपनी लॉ में फाइनल अकाउंट्स बनता है कंपनी का, जो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है, तो उसमें 30 अप्रैल को ये फाइनल अकाउंट साइन हुआ था। 30 अप्रैल को प्रणव रॉय और NDTV ने कहा कि इनको भारत सरकार की तरफ से अपने सब्सिडियरी कंपनियों की, छोटी कंपनियों के जो अकाउंट्स हैं, जो विदेशी लेन देन हैं, उसकी जानकारी न देने का परमिशन मिल गया है, जबकि उस दिन कोई परमिशन नहीं था। अर्जी इन्होंने लगाई 8 मई को और फैसला आया 3 जुलाई को। तो इनको 64 दिन पहले पता था कि भारत सरकार का फैसला क्या होगा। ये बड़ी कमाल की बात है। क्या किसी ज्योतिषी ने NDTV को बताया कि भारत सरकार ये फैसला करेगी, या कि इनको किस NDTV सरकार को बताता था कि आपको ये फैसला करना है? गंभीर सवाल खड़ा होता है UPA सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री पर। उसकी जांच होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ के शर्मा जी भी हैं, लीडर BJP। सर, बार बार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि अगर उनके नेताओं के खिलाफ कोई मामला होता है तो सीधा ये कह दिया जाता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ होता है तो वो कह देते हैं, और NDTV की तरफ से भी कुछ ऐसे ही कहा गया है। लेकिन अब IT-80, जैसा कि अभी संजय जी ने कहा है कि IT-80 की बहुत अहमियत है, एक जुडिशियल बॉडी है, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ब्रिजेश जी, संजय जी ने बहुत सरल शब्दों में इस पूरे प्रकरण को स्पष्ट किया है और बड़ी सरलता से बताया है कि किस तरह से ये पूरा जो है हवाला, एक काले धन को किस ढंग से सफेद किया गया है और किस तरह का ये फर्जीवाड़ा है। मैं एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि ये पूरी कार्रवाई कानूनी है, और इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता और वित्तीय अनियमितता दो अलग अलग पक्ष हैं जी। जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न है, हमारी सरकार जो है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बिल्कुल से स्पष्ट है। प्रेस को पूरी आजादी है, उसको अपने समाचार प्रसारण की पूरी आजादी है, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं। लेकिन प्रेस की आजादी के पीछे यदि किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता है
तो उसमें कानून अपना काम करेगा। कानून के दायरे में आकर उनको जवाब भी देना होगा और कहीं पर भी वित्तीय अनियमितता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि 2014 में जब हमारी सरकार आई और जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है, हमने पहले दिन ही कहा था कि हम भ्रष्टाचार के संदर्भ में, काले धन के संदर्भ में हमारा जीरो टॉलरेंस होगा। जी। कानून अपना काम करेगा, कानून जो है एजेंसियां अपना काम करेंगी, हम किसी भी तरह से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कहीं भी अनियमितता है तो उस पर कार्रवाई होगी और आपको पूरा अधिकार है, आप अपनी स्पष्टता दें। और इसको जिस ढंग से इस पूरे प्रकरण को पूर्वाग्रह या अन्य तमाम शब्दावली देकर कोशिश की गई है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल साफ साफ कानूनी मामला है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज और छोटा सा और बता दूं कि देखिए, इस पूरे फर्जीवाड़ा के प्रकरण की शुरुआत होती है यूपीए सरकार के दौरान। ठीक है, चलिए अब आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके सामने है जो बात अभी संज्ञान में आई है, जो डेटेड जो है। आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस से। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो मामला है सर 2007-8 से 2009-10 का, जिसके ऊपर IT-AT ने सवाल खड़े किए हैं, उस दौरान आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज की जो रूलिंग है IT-AT की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं दूसरा सवाल करता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, और जो भाजपा भी पर्दे के पीछे से कर रही है वो भी कर ही रही है। पूरा देश भी देख ही रहा है। 3.5 वर्षों तक इन जांच एजेंसियों को कहीं से कोई खबर नहीं मिली, लेकिन जैसे ही एक प्रवक्ता के साथ एक टीवी चैनल पर बहस होती है तो अगले ही दिन तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर भी हम तो कहें कि जांच एजेंसियां सर, IT-AT एक जुडिशियल बॉडी है। मैं सीधा उस पर आता हूं। ये उसकी रूलिंग है, ये उसकी रूलिंग है, क्या आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, रूलिंग अभी कहाँ आई है? अभी तो ऑब्जर्वेशन है, रूलिंग कहाँ आ गई? तो ऑब्जर्वेशन कब आई है? जब सीएजी की रिपोर्ट आ गई है तो अगले दिन रूलिंग आ गई है। ऑब्जर्वेशन में भी कल सीएजी की रिपोर्ट आई है कि रेलवे का खाना जो है वो इंसानों के खाने के लिए नहीं है, खाने लायक नहीं है। आप सुन लीजिए। कहाँ जा रहे हैं आलोक जी आप? ना, आप मुझे सुनने नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन आप कह रहा हूं कि कहीं और ना जाएं। सीएजी की रिपोर्ट आती है, आर्मी पे सवाल, सरकार पे सवाल खड़े होते हैं, अगले दिन सैटरडे को तमाम तरह की ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, जिस दिन तमाम जांच एजेंसियों के कार्यालय बंद होते हैं। या आप समझिए कि कहां से कहां 2+2 हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि PWC, जिसने आप बार बार दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, जिसने काले धन को सफेद या सफेद को काला, जो भी दिखा रहे हैं आप, वो करने का प्रयास किया, तो मुझे उम्मीद है कि मंडे को सबसे पहले PWC पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, भाजपा को कर देना चाहिए। PWC अमेरिका की कंपनी है, सबसे पहले उसी पर, क्योंकि उसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने ऐसा किया है। प्राइस वाटर हाउस कूपर जो है सरकार, सबसे पहले उस पर कार्रवाई परसों ही हो जानी चाहिए। सरकार के दौरान सर, मंशा ठीक होगी तो आलोक जी, यूपीए सरकार के दौरान कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है। अभी कोई किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है। नहीं, सुनिए, जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बात मैं कर रहा हूं। कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऑब्जर्वेशन आई है। ऑब्जर्वेशन तो सीएजी की आई थी कि गंभीर सवाल है, 76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। ऑब्जर्वेशन में गंभीर सवाल है, 12 लाख करोड़। नहीं, बचिए नहीं आलोक जी, बच रहे हैं। नहीं, आलोक जी आप बचिए नहीं, सीधा सवाल है। सुनिए कि गंभीर सवाल, एक सीधा सा सवाल, सुनिए, एक सीधा सा सवाल, एक जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में मेरे को बता दीजिए। जिस अरे सुनिए आलोक जी, सवाल तो सुन लीजिए, अगले दिन, अरे सवाल तो सुन लीजिए, सारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं आपसे। लड़के के ऊपर किस दिन छापा पड़ा था, देख लीजिए। 3 जुलाई 2009 को भारत सरकार का जो ऑर्डर था, वो 30 अप्रैल 2009 को एनडीटीवी को कैसे पता चल गया? और फिर उसके बाद मीडिया चैनल्स का उपयोग करके, जो बीजेपी के मित्र मीडिया चैनल्स हैं, उनको उपयोग करके आप पूरे जो तमाम बड़े इश्यूज हैं उनको बरकरार। आलोक जी, आप ये सोच कर ही आते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे सवालों का और डिबेट को कहीं और ले जाएंगे। आप जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। सवालों का जवाब दे तो रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा मेरा सवाल तो सुनिए, आप मेरा सवाल तो सुनिए। PWC पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? अरे मेरा सवाल सुनिए, आज कार्यक्रम हम एनडीटीवी को बड़ा झटका कर रहे हैं सर, कार्रवाई हो जाएगी। एनडीटीवी को बड़ा झटका कार्यक्रम है। सीएजी ने कल कहा कि, अरे सीएजी में करेंगे कार्यक्रम सर, क्या के मेड इन चाइना के, आलोक जी सीएजी में भी करेंगे और आपको बुलाएंगे। आज एनडीटीवी पे बात करते हैं ना, के ऊपर अभी तक, अरे मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला है सर, इस पे तो बात करिए।
मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला है। गंभीर मामला है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली एजेंसी मुझे ये बताइए एक सवाल, अरे मुझे ये बताइए कि सरकार के फैसले क्या एनडीटीवी लेती है? 30 अप्रैल 2009 को एनडीटीवी ये कह देता है तरफ से सवाल कि हमें मंजूरी मिल गई है भारत सरकार की तरफ से झगड़ा बनाया कि विदेश की जो हमारी कंपनियां हैं उसके फाइनेंशियल अकाउंट बताने की जरूरत नहीं है, जो काम कर रही है उनको करने दीजिए। और 3 जुलाई 2009 को भारत सरकार का ये ऑर्डर आता है, पानी हो जाएगा। वो पी चिदम्बरम के लड़के को भी कह रहे थे देखिए अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कल उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि सीबीआई हमें जबरदस्ती परेशान कर रही है, सीबीआई के पास कोई तथ्य नहीं है। हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। ब्रिजेश जी एक बात समझ में आती है, जवाब तो दे ही रहा हूँ। नहीं जवाब नहीं दे रहे आलोक जी, आप नहीं दे रहे। आलोक जी थोड़ा शांत हो जाइए, यदि आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। आपने फिर वही बात कर दी कि जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। पैसा किसानों का भी। आलोक जी थोड़ा शांत हो जाइए, आप बीच में मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप प्लीज सुन लीजिए, ठीक है? नहीं हम तो सुन ही रहे हैं। देखिए ब्रिजेश जी, ये वास्तव में जो इस समय आप कांग्रेस की जो कुछ नहीं करेगा प्लीज जब तक आपकी सरकार प्लीज ठीक है, बहस करने आए हैं, बोलिए। आप भी समझते हैं, आप भी सीनियर है, समझ रहे हैं, बोलिए। देखिए क्या है, कांग्रेस की बौखलाहट को समझा जा सकता है, और ये बौखलाहट इसलिए अभी इन्होंने चिदम्बरम साहब की बात की है कि मुझे भी अच्छा लगा जो है उनको जब चिदम्बरम साहब इसलिए आगे क्योंकि आपकी सरकार थी, एक पूरा देश देख रहा है, आलोक जी आगे क्योंकि आपकी सरकार थी, मत घबराइए। जांच एजेंसियां वहां पर बैठकर बिरयानी खा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, अभी आपके बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत दिन आपको गला फाड़ना पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत दिन आपको ये करना पड़ेगा, आप बचने वाले हैं नहीं। आपकी सरकार के घोटाले झुकने वाले नहीं है, आप ये नोट करके रख लीजिए। जेल में चले जाएंगे क्या? बिल्कुल, हाँ नहीं वो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो जो आपने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। चलिए आलोक जी हमारे साथ ब्रिजेश जी एक मिनट जल्दी आप पूरा करिए, संजय जी के पास मैं एक चीज बताता हूँ। जब चिदम्बरम साहब के बेटे पर इसी आयकर विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ की तो मैं समझ सकता हूं, उस समय इन लोग कहा कि सर पूर्वाग्रह के कारण हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जी पर जो ईडी की कार्रवाई और आयकर विभाग की हुई, उस समय भी इन लोगों ने कहा। 3.5 साल हो गए सरकार। लालू प्रसाद जी के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो इन्होंने कहा साहब विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए जो है कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि एनडीटीवी पर यदि जब कार्रवाई हो रही है तो उसको लेके या आलोक जी इतने क्यों बौखला गए हैं? बिल्कुल, ये कौन सी एकता है संजय जी? यही ये कौन सी एकता है आलोक जी? संजय जी ये कौन सी एकता है आपकी? जी हम इसलिए बौखला रहे हैं कि मीडिया को, संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से जिस तरह से पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसलिए इनसे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आलोक जी सुनिए, जवाब संजय के पास मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने एक आरोप लगाया, मुझे जवाब देने दीजिए। और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है। नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता पे वो उनको आरोप लगाने दीजिए, वो उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। प्रेस यहाँ पे स्वतंत्र है, आजाद है, और एनडीटीवी के मीडिया कैंपस में तो रेड भी नहीं हुई थी, वो सब जानते हैं। संजय जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर आता है, उसके खिलाफ भी क्या जांच का स्कोप है? देखिए, कंपनी एक्ट में सेक्शन 208 से 212 के बीच में यह प्रावधान है कि अगर कोई बड़ी कंपनी कोई सब्सिडियरी कंपनी बनाती है तो बड़ी कंपनी जो मेन होल्डिंग कंपनी है उसके फाइनल अकाउंट्स के साथ सब्सिडियरी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स भी लगाया जाएगा, ताकि शेयर होल्डर को या किसी को भी ये पता चल सके कि उस कंपनी का वाकई वर्थ क्या है, कैसे। अब कुछ हालात में ये संभव नहीं हो पाता है, मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है कि आप भारत सरकार से परमिशन ले करके और उसको न लगाएं। तो वो परमिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देने का पावर दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जी। तो 30 अप्रैल 2009 को फाइनेंशियल ईयर 2008-9 का अकाउंट्स जब एनडीटीवी ने फाइनल किया और जब वो अकाउंट साइन हुआ, साइन होने का मतलब होता है कि उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, और वो स्टैट्यूटरी अकाउंट से कंपनी एक्ट में अकाउंट बनता है और सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को अकाउंट दिया जाता है। वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है, उसका इफेक्ट जो होता है एफिडेविट का होता है। तो उसमें एनडीटीवी ने, और एनडीटीवी के जो उस समय चेयरमैन थे डॉक्टर प्रणव रॉय, उन्होंने ये कहा कि उनको भारत सरकार से इस बात का परमिशन मिल गया है कि वो एनडीटीवी के अकाउंट्स में अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के अकाउंट जिसमें विदेशों में लेन देन हो रहा था उसको ये न लगाएं।
ये सरासर झूठ था। उस समय इनको कोई परमिशन मिलना दरकिनार, इन्होंने परमिशन मांगा ही नहीं था। अब बिना मांगे तो सरकार में कुछ मिलता नहीं है, अर्जी लगानी पड़ती है, सरकार में हर चीज लिख करके होता है। जवानी भारत सरकार या किसी सरकार में कोई काम नहीं होता है। एप्लीकेशन लगा 8 मई 2009 को, फैसला आया भारत सरकार का 3 जुलाई 2009 को। उसी को ITAT ने कहा है कि ये बड़ा सीरियस मैटर है और इस पे जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित विभाग हैं, संबंधित एजेंसीज हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए कि NDTV को, प्रणव रॉय को 64 दिन पहले भारत सरकार का फैसला क्या होगा ये कैसे पता चल गया। तो इसलिए जो है ट्रिब्यूनल चूंकि उस पर कार्रवाई खुद नहीं कर सकता, वो ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ट्रिब्यूनल ने एक ऑब्जर्वेशन दे करके छोड़ा है और ये ऑब्जर्वेशन एक जुडिशियल ऑर्डर में है। ट्रिब्यूनल का जो 14 जुलाई का ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर है। जुडिशियल ऑर्डर में ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन नहीं है ये जुडिशियल फाइंडिंग है और ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है फैक्ट्स पे फाइनल होता है। तो फैक्ट्स पे ये फाइनल है, मतलब ये मुकर्रर हो गया कि NDTV ने झूठ बोला था, धोखाधड़ी किया था और भारत सरकार के फैसले की जानकारी इनको 64 दिन पहले पता नहीं कैसे हो गई थी। ये बताएं कैसे इनको जानकारी थी। आलोक जी, अब बहुत जल्दी से बताएंगे आप कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, जैसा कि संजय जी ने तो बिल्कुल खोल के रख दिया है कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, मैं समझता हूं उस समय अगर कार्रवाइयां शुरू हो गई थी, उस पर एक्शन शुरू हो गया था, तो सरकार पर सवाल उठाना ही अपने आप में गैर वाजिब है। दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं, जो अधिकारी जिसने इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक की या इस तरह का कोई दोषी है, उसको बीजेपी बताए कब तक उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। अभी हालत ये हो गई है कि संजय जी जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, पता नहीं रिटायर्ड हैं या वर्किंग हैं, अभी जॉब में हैं, ये सब लोग आके, तमाम ऑफिसर जो है मीडिया में आके बात कर रहे हैं। एक मेजर लेवल का ऑफिसर आर्मी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑफिसर जब कोई चीज मीडिया का दुरुपयोग, गड़बड़ी पकड़ता है तो मिर्ची लगने लगती है सर, ये बहुत दुखद है। नहीं, ऑफिसर अगर कोई गड़बड़ी पकड़ता है, केवल ये पूछ रहे संजय जी, आपने हायर अथॉरिटी से परमिशन ले ली है? सीधा ब्लैक मनी का मामला है, टीवी चैनल्स पर अगर वर्किंग है, ब्लैक मनी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, शेल कंपनीज का मामला है, उसका खुलासा किया संजय जी जैसे लोगों ने, और आप कह रहे हैं कि उनके ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप रिटायर्ड हैं संजय जी। मैं कुछ और सवाल बहुत जल्दी से लेना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। नहीं, मैं इसकी सीडी लूंगा आपसे, मैं पूछूंगा ऑफिशियली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलिए, ठीक है। क्या संजय श्रीवास्तव जी ऑथराइज्ड हैं इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए? ठीक है, NDTV पर कुछ और भी मामले चल रहे हैं संजय जी, हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि ये जो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन है ITAT का, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा उन मामलों पर भी? देखिए, NDTV का जो अभी जो फैसला आया वो $150 मिलियन के बाबत आया है। टोटल जो है $427 मिलियन का फ्रॉड है। $20 मिलियन का एक ट्रांजैक्शन है, $100 मिलियन का एक ट्रांजैक्शन है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और केमन आइलैंड से आया है। $150 मिलियन का भी ITAT ने डील किया। $117 मिलियन का एक और ट्रांजैक्शन है और $40 मिलियन का जो पैसा है वो 2G स्कैम के जो एक्यूज्ड हैं T आनंद कृष्णन, उनकी कंपनी एयरसेल मैक्सिस में, वो पैसा NDTV के पास आया। तो तकरीबन 2030 करोड़ का टोटल मामला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस अमाउंट को ये करके ED को ऑलरेडी किया हुआ, ED ने इस पे फेमा के अंडर में कार्रवाई शुरू कर रखी है और बाकी चल रहे हैं। कुछ में ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए हैं, वहाँ मामला चल रहा है। जैसा हाई कोर्ट का फैसला होगा, उम्मीद है कि हाई कोर्ट का फैसला विभाग के हिसाब से होगा क्योंकि विभाग ने सारे सबूत पेश किए हैं। तो अगर हाई कोर्ट का फैसला विभाग के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में होगा तो विभाग आगे फिर उसी तरह से कार्रवाई करेगा जैसा इसमें हुआ है। तो $427 मिलियन में $150 मिलियन तो यहाँ डील हो गया। बाकी जो है 277 मिलियन जो है वो अभी पेंडिंग है, उसमें कार्रवाई होगी। उसमें फिर आगे PMLA का भी मुकदमा बनता है, PC एक्ट का मुकदमा बनता है, कंपनी एक्ट में भी मुकदमा बनता है, इनकम टैक्स एक्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बनता है। ये सारी चीजें आगे होंगी। ठीक है, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर का नाम भी जो आया है सामने, और आलोक जी ने शुरू में कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। हाँ, प्राइस वाटरहाउस के खिलाफ कार्रवाई बनती है कि वहाँ जो मिस्टर विवेक मेहरा हैं वो इस पूरे हवाले में शामिल हैं, क्योंकि उनका जो ईमेल है जो ITAT में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइल किया और दिल्ली हाई कोर्ट में भी फाइल किया हुआ है, उसमें एक बार वो खुद ही कह रहे हैं कि डोंट गिव ए हैंडल टू टैक्स अथॉरिटीज, योर प्रॉब्लम्स विल बिकम वर्स। अब इसका कोई भी जो थोड़ा सा भी अंग्रेजी समझता है कि भाई अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरा सा हैंडल दिया तो मारे जाओगे। तो जब इस तरह की सलाह दी जा रही है तो सीधी सीधी बात है कि सब मिली भगत से काम हो रहा है। और उसमें ये भी कह रहे हैं कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमें $150 मिलियन
एनडीटीवी में ला रहे हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। तो प्राइस वाटर हाउस का इसमें कॉम्प्लिसिटी बनता है। कार्रवाई जो आगे कानून के हिसाब से बनेगी वो होगा। ठीक। के शर्मा जी, अपने ऑब्जर्वेशन में IT-18 ने एक बात ये भी कही, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि आप ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि एक मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो अब दो सवाल है, एक तो ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं, क्या आने वाले वक्त में उन पर भी नज़र जाएगी, और दूसरी बात ये कि जो आलोक जी कह रहे हैं कार्रवाई की बात प्राइस वाटर हाउस कूपर हो या जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात हो रही थी, उस समय जो लोग इन्वॉल्व थे इन फैसलों में, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जांच होगी? देखिए ब्रिजेश जी, आपने अच्छा प्रश्न किया और मैं आपको बताऊं कि अभी अभी आपने देखा होगा 28 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक कार्यक्रम में बताया कि एक कलम से मात्र जो है हमने 1 लाख सेल कंपनियों को जो है उसमें ताले लगाए और लगभग जो है 2.5 से 3 लाख कंपनियां अब जो इस तरह के हवाला के और तमाम फर्जी लेन देन में इन्वॉल्व हैं वो सब रडार में हैं। और ये नोटबंदी के बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं और बहुत से जो केसेस हैं आर्थिक अनियमितता की, वो सारी केसेस आए हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह सरकार जो है 0 टॉलरेंस रखेगी और किसी को भी, जिसने भी अनियमितता में शामिल हैं जो लोग या जो भी कंपनियां शामिल हैं, वो उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी कहता रहेगा कि विपक्ष कहता है, देखिए उस समय कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर वही प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद गुप्ता थे, जिनका अभी बड़ा लिंक कांग्रेस और लालू जी के साथ में है, स्पष्ट है। और ये बौखलाहट कांग्रेस की समझ में आती है क्या है। ठीक है ब्रजेश जी, इनसे पूछे जरा, नोटबंदी में जो तमाम बैंकों के अधिकारी थे और वो सरेआम पैसे लेते हुए निकले थे, उनमें से आज कितने आलोक जी, आज ये विषय नहीं है, आज ये विषय नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, और संजय जी आपका बहुत धन्यवाद। मत कीजिए, बहुत शुक्रिया। मसला बहुत गंभीर है, जैसे कि ये शुरुआत में हमने कहा था, और बात तथ्यों पर हो रही है, इसलिए विपक्ष के आरोप पचते नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष या दुर्भावना से कार्रवाई कर रही है सरकार। ये बहुत कुछ पछता नहीं है। फिलहाल ये तो शुरुआत है। इस खास पेशकश में था ही। नमस्कार।